जो चीजें हमें स्कूल में पढ़ाई गई हैं यूनिवर्स के लिहाज से, वो सिर्फ सोलर सिस्टम को फोकस में रख के पढ़ाई गई हैं। इसमें भी फनी बात यह है कि हमें सोलर सिस्टम के बारे में भी गलत पढ़ाया गया है। सबसे पहले तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? कभी हमें बोला गया है कि 9 प्लैनेट्स हैं, फिर हमें बोला गया कि नहीं, प्लूटो तो पहले प्लैनेट था, अब वो प्लैनेट नहीं है। जबकि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 13 प्लैनेट्स हैं, जिसमें 8 रेगुलर प्लैनेट्स हैं और 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। पहले सिर्फ प्लूटो डिस्कवर हुआ था, इसलिए हमें उसके बारे में पता है। तो जब हमारी टेक्स्ट बुक छप गई थी तो बाकी के 4 प्लैनेट 2004 या 5 में डिस्कवर हुए थे। फिर उन पे रिसर्च होती है, तो फिर इसीलिए वो हमारी टेक्स्ट बुक में ऐड ही नहीं हुए। इसी वजह से हमें उनके बारे में नहीं पता। अब रेगुलर प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट में क्या फर्क है? किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट कहने से पहले उसमें 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला कि वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाता हो, दूसरा कि वो ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हो शेप में, तीसरा कि उस ऑब्जेक्ट के आसपास का एरिया क्लियर होना चाहिए, यानी कोई एस्ट्रॉइड या और कोई ऑब्जेक्ट ना हो उसके पाथ में, उसके अपने मून्स के अलावा। प्लूटो ने पहले 2 बॉक्सेस तो चेक कर लिए थे, लेकिन तीसरे में वो मार खा गया। इसकी अपनी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि ये अपने आसपास के एरिया को क्लियर कर सके और एस्ट्रॉइड्स को अपने अंदर ले सके, क्योंकि प्लूटो बहुत ही छोटा है साइज में। हमारे मून से कंपेयर करें तो प्लूटो उससे भी छोटा है। तो प्लूटो 2 चीजों के बीच में फंस गया था। ये इतना बड़ा था कि इसको एस्ट्रॉइड भी नहीं बोला जा सकता था, और ये इतना छोटा था कि इसको प्लेनेट भी नहीं बोला जा सकता था। इसी वजह से प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो टोटल में 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में: प्लूटो, एरिस, होमिया, सिरिस और माके माके। कॉमन सेंस तो ये कहती है कि जो चीज सूरज के सबसे ज्यादा करीब होगी वो सबसे गर्म भी होगी, यानी प्लेनेट मरकरी को सबसे गर्म होना चाहिए। लेकिन हैरानी के तौर पर प्लेनेट मरकरी पे रात के टाइम -180 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। इतना लो टेम्परेचर तो कभी अर्थ पे भी नहीं गया। अर्थ पर भी सबसे लोएस्ट टेम्परेचर एंटार्क्टिका में भी -89 डिग्री से ज्यादा कम नहीं गया। ये भी इतनी ठंड है कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन दिन के टाइम मरकरी का टेम्परेचर 427 डिग्री तक होता है। इसकी वजह यह है कि मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जो साइड सन को फेस कर रही है वो इंतहाई गर्म होती है, और जो साइड सन से दूर है वो इंतहाई ठंडी होती है। इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से इस प्लेनेट का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। जबकि सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लेनेट है वीनस। दूर तो है ये सन से मरकरी के कंपैरिजन में, लेकिन इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर है। तो जो सूरज से हीट इस प्लेनेट में एंटर होती है वो एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाती है और ग्रीन हाउस के तौर पर काम करती है। इसके अलावा इस प्लेनेट में वोल्केनिक एक्टिविटीज भी होती हैं। तो वीनस की सरफेस का टेम्परेचर 462 डिग्री तक होता है। इतना हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लेनेट का नहीं है। इस सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट ऐसा भी है जिसका 1 साल उसके 1 दिन से भी छोटा है। 1 साल तब काउंट होता है जब कोई प्लेनेट सन के गिर्द पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर ले, और 1 दिन तब काउंट होता है जब वो प्लेनेट अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन करके चक्कर कंप्लीट करता है। तो प्लेनेट वीनस वो वाहिद प्लेनेट है जो सूरज के गिर्द 225 दिनों में अपना चक्कर कंप्लीट करता है, और इस प्लेनेट को 243 दिन लगते हैं अपने एक्सिस पर घूमने में। यानी इसका 1 साल 225 डेज का होता है और 1 दिन 243 डेज का। इस प्लेनेट पे वैसे बर्थडे कैसे काउंट करेंगे? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो हमें पढ़ाया गया है वो है सूरज स्टिल है और बाकी चीजें इसके गिर्द घूम रही हैं। ये बात हमें इसलिए बताई गई थी क्योंकि अगर छोटी क्लासेस वालों को बड़े लेवल की बातें बता दें तो उनके सर के ऊपर से गुजर के चली जाएंगी। जैसे मैथ में स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स को बताया जाता है छोटी से बड़ी क्लासेस में, ठीक वैसे ही हमें चीजें समझाने के लिए कुछ बातें बताई नहीं गई। ये नहीं है कि यूनिवर्स कोई शीट है और उस पे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। हर चीज मूव कर रही है यूनिवर्स में। अर्थ अपने एक्सिस पर स्पिन करती है 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सूरज के गिर्द वो चक्कर लगाती है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और सिर्फ यही नहीं, हमारा सूरज भी 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। बल्कि 1 मिनट, दूसरे प्लैनेट्स किधर गए? हाँ, ये है हमारा पूरा सोलर सिस्टम। इस तरह प्लैनेट सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा सोलर सिस्टम इस स्पेस में इस तरह ट्रेवल कर रहा है। आई नो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, लेकिन सेटिस्फाइंग भी है देखने में। लेकिन हमारा सन जा कहाँ रहा है? ये हमारा गैलेक्टिक प्लेन है, और यहाँ पर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ट्रेवल कर रहे हैं। असल में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, वो सभी इस सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ये वो पाथ है जो कैलकुलेट किया गया साइंटिस्टों की तरफ से, जो सन कवर करता है पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में। एस्टिमेट किया गया है कि हमारे सन को पूरी गैलेक्सी का चक्कर कंप्लीट करने में 230 मिलियन ईयर्स लगते हैं। यानी इस गैलेक्सी में जिस पॉइंट पर हम अभी करंटली ट्रेवल कर रहे हैं
हैं 230 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर इस पॉइंट से गुजर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, चीजें तो मूव कर रही हैं गैलेक्सी के अंदर, लेकिन हमारी पूरी गैलेक्सी भी मूव कर रही है 390 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से। जब आपने ये वीडियो देखना शुरू की थी और यहाँ तक हम लोगों ने फिजिकली 93,600 माइल्स का डिस्टेंस कवर कर लिया यूनिवर्स में, यानी तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर। अब वही सवाल कि हमारी पूरी गैलेक्सी किधर जा रही है। पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को एक चीज अपनी तरफ खींच रही है, और सिर्फ हमारी गैलेक्सी नहीं बल्कि हमारे इर्द गिर्द के यूनिवर्स का छोटा सा टुकड़ा तकरीबन 500 मिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ, इसमें 1 लाख गैलेक्सीज हैं। इन सभी गैलेक्सीज को एक मिस्टीरियस चीज अपनी तरफ खींच रही है, जिसको साइंटिस्टों ने नाम दिया है ग्रेट अट्रैक्टर। लेकिन ये नहीं पता कि ग्रेट अट्रैक्टर क्या है। इसकी वजह बताता हूँ। जब हम अपने सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप से देखते हैं तो इंटरस्टेलर डस्ट और क्लाउड्स हमारे सामने का व्यू ब्लॉक कर लेते हैं। ये हमारी अर्थ है मिल्की वे गैलेक्सी में। तो जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो ये जोन ऑफ अवॉइडेंस है जिधर डस्ट और क्लाउड्स हैं, और जो ग्रेट अट्रैक्टर है वो इस जोन ऑफ अवॉइडेंस के पीछे वाली साइड पर है। एक और मजे की बात बताता हूँ। इस तरह हम लोग अर्थ की सरफेस पर खड़े होकर यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस अर्थ ने कवर किया ये 100 साल के अरसे में कंप्लीट किया है, और इतना ही बात हम लोग अपनी लाइफ टाइम में कवर करेंगे यूनिवर्स में। किसी का कम और ज्यादा भी हो सकता है, उसकी एज पे डिपेंड करता है। और ये है हमारी जिंदगी का सफर इस यूनिवर्स में। एक चीज आपने और भी सुनी होगी कि यूनिवर्स शुरू कैसे हुआ। इसके लिए हमें पढ़ाई गई है बिग बैंग थ्योरी। एक ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से यूनिवर्स वजूद में आया। इस थ्योरी पे जाने से पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि लोग इस थ्योरी को समझते हैं कि ये क्रिएटर यानी गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई करती है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। कोई भी चीज नथिंग से खुद ब खुद स्टार्ट हो ही नहीं सकती, उसके लिए क्रिएटर का होना जरूरी है। तो ये बात ही खत्म हो गई कि ये थ्योरी गॉड को डिनाई करती है। बिग बैंग थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि यूनिवर्स को गॉड ने किस तरह बनाया है। अब जो स्कूल में हमें पढ़ाया गया था वो था कि कोई बहुत बड़ा मैटर है, वो दूसरे मैटर से कोलाइड हुआ और एक्सप्लोजन हो गया। तो ये था बिग बैंग एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से प्लेनेट, स्टार्स और गैलेक्सीज बनी थी। लेकिन सच तो यह है कि बिग बैंग में होता यह है कि एक सिंगुलैरिटी पॉइंट होता है जो बहुत ही डेंस और छोटा होता है, जिधर हमारे अभी तक के सारे फिजिक्स के लॉज फेल हैं। उस डेंस सिंगुलैरिटी पॉइंट पर एक एक्सप्लोजन होता है जो एस्टिमेट किया गया 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम 13.5 बिलियन ईयर्स पहले देख सकते हैं, यानी बिग बैंग शुरू होने के सिर्फ 300 मिलियन साल बाद। तो हमें 13.5 बिलियन ईयर पास्ट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस मोमेंट की लाइट हमारे तक अभी भी ट्रेवल कर रही है। और फाइनली एक आखिरी मिसकंसेप्शन जिसके बारे में हमने सही से नहीं पढ़ा कि क्या हम अकेले हैं इस पूरे यूनिवर्स में। इस चीज को मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। हमारी अर्थ से सबसे क्लोज है मून। ये तो अर्थ के बहुत ही करीब होगा, है ना। लेकिन ये इतना ज्यादा फासला है कि सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स इस डिस्टेंस में आराम से आ जाएंगे। यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है, इतना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और फिर उन स्टार्स के अपने प्लैनेटरी सिस्टम्स। हमारे सबसे करीब स्टार है प्रोक्सिमा सेंटोरी। हमें सिर्फ इस स्टार तक पहुंचने में 50,000 साल लग जाएंगे। बाकी स्टार्स और उनके प्लैनेट्स तो छोड़ ही दो। लेकिन दूसरे स्टार्स पर इंसानों को जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास में एक स्टार है, यानी हमारा सन। सूरज पे जाने का काम भी इंसानों ने कर लिया है। हिस्ट्री में पहली बार एक इंसानों के बनाए हुए स्पेसक्राफ्ट ने सूरज को टच कर लिया। इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है कि ये स्पेसक्राफ्ट सन के एटमॉस्फेयर में लाखों डिग्री टेम्परेचर के बावजूद भी मेल्ट क्यों नहीं हो रहा। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर सन के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।